बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की सुल्तान महमूद गजनवी की 99 नंबर किस्त में हम आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान में अरबों की चौथी हुकूमत। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हिंदुस्तान में अरबों की चौथी हुकूमत मदानिया मकरान कहलाती है। यूं तो मकरान और सिंध से मुसलमानों का तल्लुक किसी न किसी हद तक खिलाफत राशिदा से ही कायम हो चुका था और खिलाफत फर्रुख आजम ही में मुस्लिम फातिन के कदम इस सरजमीन के सरहद तक आ पहुंचे थे, मगर इनका बाकायदा फातहाना दाखिला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हुआ था। फतुहात मकरान की फतह का तज़किरा यूं मिलता है कि ज़ियाद बिन अबू सुफियान ने अहद हजरत अमीर मुआविया में बनु हजील के एक मुजाहिद इस्लाम बिन सलमा को इन अतराफ का हाकिम बनाकर भेजा। ये बड़े साहिब फजल व कमाल और खुदा तरस बुजुर्ग थे। इन्हीं के मुकद्दस हाथों मकरान फतह हुआ और इस वक्त से मुसलमानों के इंतजामी अमूर मामलात और ताकत के मरकज बना। इसके बाद ज़ियाद बिन अबू सुफियान ने कबीला अज़द के राशिद बिन अमर को इन अतराफ का हुक्म बनाया, जिसने मकरान आने के बाद कहकान यानी कलात वगैरह को फतह किया। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने इराक की गवर्नरी संभालते ही साद बिन असलम कलाबी को मकरान और इसके अतराफ का हुक्मरान बनाकर भेजा, मगर इस दौरान मकरान के हालात में अबतरी आ चुकी थी। सैद को यहाँ आते ही एक बहुत बड़े फितना से दो चार होना पड़ा था, जिसमें इसे नाकामी हुई। इसकी तफसील ये है कि माविया बिन हारिस अल्लाफी और मोहम्मद बिन हारिस अलाफी दो भाइयों ने मिलकर सैद के खिलाफ खरूज करके अलम बगावत बुलंद किया, जिसके नतीजे में साद बिन असलम मारा गया और ये दोनों भाई हदूद मकरान पर काबिज हो गए। मकरान बल्कि सिंध में अमवी खिलाफत के खिलाफ खरूज और बगावत का ये पहला मामला था, जिसने आगे चलकर यहाँ तवाफ अल मलूकी की रास्ता अबवार किया। सन 82 में अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशास ने एक जमात लेकर हज्जाज के मुजालम के खिलाफ खरूज किया, मगर इब्ने अशद को नाकामी हुई। ये लोग नाकामी के बाद आलम इस्लाम के मुख्तलिफ बिला दो इंसार में जाकर पनाह गजीन हो गए। यहाँ यूं कहने ये कि हज्जाज के खिलाफ फजा हमवार करने लगे। मोहम्मद बिन हारिस अलाफी भी इब्ने अशद की तारीख में शामिल था। वो ओमान से होता हुआ सिंध चला आया और राजा दहर के पनाह में जिंदगी बसर करने लगा। इसी जमाने में साद बिन असलम मकरान का अमल बनकर आया और इनके हाथों मारा गया। जब हजाज बिन यूसुफ को इस नागवार वाक़े की खबर मिली तो इसने मुजाह बिन तमीमी को वहां का हाकिम बनाकर भेजा। मुजाह ने आते ही पिछली शिकस्त का बदला लिया और जंग करके मकरान पर कब्जा कर गया और दोनों अलाफी भाइयों ने अपनी जमीन लेकर अबूर में जाकर पनाह ली। यह वाक़या सन 85 का है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दैर को कत्ल कर दी तो मोहम्मद बिन अल्लाफी को अपने मुतल्लक खतरा महसूस हुआ और वो वहां से भागकर बर्मनाबाद राजा जय सिंह के पास चला गया। बहरहाल मजा ने मकरान से अल्लाफी को निकालकर इतराफ भिजवाने में अपने फतवात का दायरा वसी किया, यहाँ की खोई हुई मरकजियत को फिर बहाल किया है। इसके बाद यूं हुआ कि 4वीं सदी हिजरी के वसत में मकरान के हालात बदल गया और एक शख्स ने गलबा हासिल करके अपनी मुस्तकिल हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस शख्स का नाम ईसा बिन मदान था। इसे मकामी जबान में लोग महाराज यानी बादशाह के लक़्ब से याद करते थे। यही दौलत मैदानिया मकरान का मौज़ूज़ आला था। ईसा बिन मदान मकरान का पहला मुग़ल्लब और शख्सी हुक्मरान था, जिसने अपने गलबा इक़्तिदार से अपनी हुकूमत कायम की और वो खुलफा अब्बासिया के नाम का खुतबा तक नहीं पढ़ता था और ना ही सिंध के दिगर मुअल्लिक़ीन के तरह ये किसी अतात और ईमान में था। नीज़ मालूम होता है कि ईसा बिन मदान किसी मशहूर खानदान या कबीला से तल्लुक़ नहीं रखता था और ना ही माजी में इसकी खानदानी रवायत थी कि गलबा इक़्तिदार से पहले वो कई काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं रखता था। इसके बावजूद इसने अपनी ज़ाती काबिलियत से मकरान में कामयाब और मजबूत हुकूमत कायम की, जिसकी वजह अवाम ने अपनी ज़बान से इसे महाराज यानी बादशाह का लक़ब दिया। इसी ईसा बिन मदान के सिलसिला में एक और वाक़या काबिल तवज्जो है, जिसे काजी अबुल अल्लाह
कनूखी अपनी किताब में रकम करते हैं और उनका कहना है कि एक शख्स अहमद बिन सैयार ने कहा कि मैंने ओमान में मकरान के एक शख्स से मुलाकात की जिसे लोग सक्का और बहरी अमूर मामलात में महज समझते थे। इस मकरानी शेख ने बताया कि हिंदुस्तानी यानी मकरान के हाकिम के खिलाफ एक ख्वारजी ने अलम बगावत बुलंद करके इस पर कब्जा किया और हुस्न और ख्वाबी के साथ अपने मकूजा इलाकों का इंतजाम किया। यहाँ के हाकिम ने इस ख्वारजी के मुकाबले के लिए फौज रवाना की जिसे इसने शिकस्त दी। इसके बाद हाकिम ने खुद इससे मुकाबला का इरादा किया, मगर इसके वजीरों ने रोका और कहा आप ऐसा ना करें क्योंकि आपके लश्कर से ख्वारिज की ताकत खत्म हो चुकी है। ये ख्वारजी शख्स इतना ताकतवर नहीं है कि शाही फौज का मुकाबला कर सके, बल्कि इससे यह है कि आप बनफ्स नफीस इसके मुकाबले के लिए ना निकले। मगर हाकिम ने अपने वजीरों की एक ना सुनी और इस ख्वारजी के मुकाबले के लिए निकल कर मारा गया। ख्वारजी ने इसका शाही महल और ममलकत पर मुकम्मल कब्जा करके बादशाहों की तरह नहायत अच्छे तरीके से मुल्की निज़ाम चलाया। इस सारे वाक़े से ईसा बिन मदान की तरफ इशारा मिलता है जिससे मुतल्लक मौरखीन का कहना है कि वो खारजी था। चुनांचे इस ईसा बिन मदान ने अपनी ममलकत के हुक्मा और दानिश्वरों को अपने दरबार में जमा किया और अपने मतहत हाकिमों को लिखा कि वो भी हर शहर से 100 अकलाओ मतदब्बरीन को दरबार में रवाना करें। चुनांचे जब सब के सब दरबार में जमा हो गए तो इनमें से सिर्फ 10 अक्लमंदों का इंतखाब किया गया और इनके साथ अपने दारुल सुल्तनत के 10 अक्लमंदों को किया और इनके सामने ये बात रखी कि हर अक्लमंद आदमी के लिए जरूरी है कि अपने अयूब को तलाश करके इनको खत्म करे। लिहाजा आप तमाम लोग मेरी जात में या मेरी हुकूमत में कोई नक्स या ऐब देखते हैं तो मुझे मतला करें। इस पर सब ने मिलकर गौर से और इत्तेफाक की राय से कहा कि हम सिर्फ एक ऐब देखते हैं, अगर जान बख्शी हो तो अर्ज करें। इसने खुशी से बयान करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि हम आपकी हर बात नहीं देखते हैं, यानी आपकी सुल्तनत खानदानी नहीं है, यही एक ऐब है। चुनांचे ईसा बिन मदान ने पूछा कि बताओ मुझसे पहले यहाँ तुम्हारा बादशाह कैसा था? सब ने कहा कि वो बादशाह तो बेहतर था। बादशाह ने कहा इसका बाप कैसा था? सब ने कहा कि वो भी बादशाह के बेटा था। ईसा बिन मरवान ने फिर वही सवाल किया, उन्होंने वही जवाब दिया। इस तरह ईसा बिन मरवान सवाल करता रहा और वो जवाब देते रहे, यहाँ तक कि 10-11 पुश्त तक गणवाने के बाद आखिरी बादशाह के बारे में सब ने कहा कि इसने अपने गलबा इक़्तिदार से हुकूमत की। इस पर ईसा बिन मरवान ने खुश होकर कहा मैं भी वही बादशाह हूं जिसने खुद हुकूमत हासिल की। अगर मेरी यह हुकूमत हुस्न इंतजाम के साथ बाकी रही तो मेरे बाद मेरी औलाद के कब्जा में रहेगी। इसी तरह खानदानी बादशाह बन जाएगी जिस तरह तुम्हारे साबिक बादशाह के थे। बादशाह के जवाब पर तमाम अकला और मुदब्बरीन इसके सामने चुप कर रह गए। ईसा बिन मदान के बाद मकरान के एक और हुक्मरान का पता चलता है, इसका नाम भी मदान ही था और वो मकरान के दारुल सुल्तनत तेज में रहता था। इब्ने असीर ने इससे मुतल्लिक़ लिखा है कि 422 में सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान महमूद ने तेज की तरफ फौज रवाना की और इस पर इसके अतराफ पर कब्जा कर लिया। इसकी लश्कर कसी की वजह यह हुई कि मकरान का बादशाह मदान मरा और इसने 2 लड़के छोड़े। इस मदान के बारे में हमें से ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता जिससे इनके हालात पर रोशनी डाले। सिर्फ यही मालूम होता है कि यही ईसा बिन मदान का बेटा था जिसका नाम अरबों के आम ज़ौक़ के मुताबिक था। इसके दादा के नाम पर मदान रखा गया था और अपने बाप ईसा के बाद तेज और मकरान का बादशाह हुआ। चुनांचे ये सन 422 या इससे कुछ पहले फौत हो गया था। इस तरह दौलत मदानिया मकरान का तीसरा हुक्मरान ईसा बिन मदान हुआ। इस ईसा बिन मदान सानी का हाल भी कामिल इब्ने असीर की इस पूरी इबारत से मालूम होता है जिसने इसे 422 के बाद तक जमन में मकरान पर सुल्तान मसूद की फौज कशी के सिलसिले में लिखा है। इसकी पूरी इबारत का तर्जुमा हम अगले किस्त में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।